आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरीज सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। हेलो साथियों, मेरा नाम राजवीर शेखावत है और मैं रांची का निवासी हूँ। पेशे से मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। रिटायर्ड इसलिए क्योंकि मेरी ऑफिसर की ड्यूटी से मैं 5 साल पहले ही रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अपने 30 साल के करियर में वैसे तो मैंने बहुत सी अलग जगहों पर ड्यूटी की है और मेरे बहुत से ट्रांसफ़र अलग-अलग शहरों में हुए हैं क्योंकि मैं एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर रहा हूँ। ये बात 10 साल पुरानी है, जब मेरी ड्यूटी दार्जिलिंग के एक जंगलों में लगी। वहाँ आकर अभी मुझे कुछ दिन ही हुए थे और अब मेरी नाइट की ड्यूटी लगा दी गई। मुझे जंगल में सुबह से शाम तक राउंड लगाने होते थे। वहीं जंगल के बीच में से ही रेलवे एक रेलवे लाइन भी थी और मेरा काम था पूरे जंगल का जानवरों की रक्षा करना और पेड़ों की भी, ताकि उनको पेड़ों को मैं कटने से बचा सकूं। तभी मुझे अचानक से ड्यूटी पर ही रेडियो पर सूचना मिली कि एक अपराधी कहीं से अवैध सामान लेकर जंगल में घुसा है। मैं जल्दी से अपने एक साथी को साथ लेकर जीप से जंगल की ओर चल दिया। जहाँ से जंगल शुरू होता है, वहीं ठीक उसी जगह पर हमें एक बाइक गिरी मिली। हम समझ गए कि ये बाइक उसी आदमी की होगी जिसे हम ढूंढने आए हैं। दरअसल वो एक कुख्यात क्रिमिनल था जिसकी तलाश मैं बहुत सालों से कर रहा था। तभी मैं जीप से उतरकर जंगल में घुसने लगा। इतने में मेरे सहकर्मी ने मुझे कहा, सर रुकिए, जंगल में मत जाइए। मैंने कहा, क्यों, क्या बात? तो उसने जो बताया वो सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आ गया। दरअसल उसका कहना था कि इस जंगल में एक बिना सिर का शैतान रहता है जो सूरज ढलते ही शिकार पर निकल पड़ता है और उसे यहाँ के लोग स्कोंदोकाता के नाम से पुकारते हैं। मैंने उसे गुस्से से कहा कि तुम अपने काम करो, यहाँ रहो, और अगर वो मुजरिम यहाँ आता है तो मुझे रेडियो से सिग्नल करना। और उसे मजबूरन मेरी बात माननी ही पड़ी। पर तभी उसने कहा कि सर, स्कोंदोकाता एक आत्मा है। यदि आपका उससे सामना हो जाए तो आप ट्रेन की पटरी की तरफ भागना, क्योंकि स्कोंदोकाता केवल ट्रेन से डरता है। मैं ठीक है बोलकर जंगल के अंदर की ओर चल दिया। जंगल में चलते चलते उसे मुजरिम को खोजते हुए मैं एक पुराने से घर के बाहर जा पहुंचा जिसमें बत्ती जल रही थी। पास जाके मैंने देखा तो पता चला कि वो बत्ती नहीं, पुरानी सी लकड़ी की एक मशाल है। जो देख मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसे जंगल में बिल्कुल बीचों बीच भला किसका घर होगा, और घर के बाहर ऐसी मशाल भला कौन ही जलाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पुराने जमाने के घर में आ गया हूँ। मैंने घर का दरवाजा खड़काने के लिए हाथ दरवाजे पर मारा तो उसका गेट खुद ब खुद खुल गया। मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसलिए मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और चुपके से घर के अंदर आ गया। और घर के अंदर की हालत देख तो मैं हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उस घर के अंदर हर तरफ मांस के लोथड़े और खून ही खून था और इतनी गंदी बास थी हर जगह, मानो धीरे ढेरों सारे जानवर मार मार के ऐसे ही यहाँ फेंक रखे हों। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। इतने में मुझे बाहर से हलचल होती सुनने लगी। मैं जल्दी से पिस्टल को एम करके दरवाजे की तरफ गया और बाहर की ओर झांका तो सामने मुझे एक आदमी दिखा जिसके मुंह पर एक पुराना सा कपड़ा बंधा हुआ था और एक लंबा चौड़ा आदमी आता हुआ दिखा। मैं जल्दी से अंदर कमरे में आकर छुप गया ताकि देख सकूं वो है क्या। दरअसल उस आदमी के हाथ में दोस्तों एक बोरी भी थी और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी, और वो सीधा घर की ओर ही बढ़ रहा था। मैं एक बार देखना चाहता था कि कहीं ये वही तो नहीं जिसकी तलाश में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सीधा आकर अंदर एक कमरे में छिप गया और नज़र बाहर दरवाजे की ओर गड़ाने लगा। तभी मैंने कमरे के अंदर जो देखा वो देख तो मैं अपनी जगह पर खड़ा जम सा गया, क्योंकि अंदर का दृश्य था ही कुछ ऐसा था। दरअसल अंदर मैंने देखा रस्सियों से ढेर सारे इंसानों को, उनके सर को लटक रख रखा था और उनमें से एक सिर उस मुजरिम का था जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा था। जो देख मुझे मेरे सहकर्मी शर्मा की बातें याद आने लगी, जो उसने मुझे जंगल में घुसते समय बोला था। पर फिर भी मैं एक बार पक्का करना चाहता था कि शर्मा की
बातों में कितनी सच्चाई है। वो बोरी वाला आदमी, उसके दूसरे हाथों में एक कुल्हाड़ी भी थी, जिस पर मैंने गौर किया तो पता चला कि खून लगा हुआ है, जो देख मैं बहुत डर सा गया। तभी मेरे रेडियो अचानक से बजने लगा, जिसकी मुझे लगा आवाज मैं पकड़ा जाऊंगा, पर मैंने देखा उस आदमी को आवाज का पता ही नहीं चला। अभी मैं उसकी ओर नजर लगाए बैठा था कि तभी उसने अपने मुंह पर पहना वो कपड़ा उतार दिया। और फिर मुझे शर्मा की बातों पर विश्वास हुआ, क्योंकि मेरे सामने वाले उस शख्स का सिर ही नहीं था, वो बिना सिर का केवल एक धड़ था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरा सहकर्मी ऑफिसर बिल्कुल सच बोल रहा था कि इस जंगल में स्कोंदो काता रहता है। अब मैं वहां से निकलना चाहता था, क्योंकि आज मेरा सामना किसी इंसान से नहीं, किसी जानवर से नहीं, बल्कि एक शैतान से हुआ। जिस वजह से मैं हल्के कदमों से बाहर की ओर निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि तभी नीचे जमीन पर पड़ी एक कील मेरे पैर में घुस गई, और उससे मेरे पैर से खून आना शुरू हो गया। और वो स्कोंदो काता भी शायद भाप गया कि उस घर में उसके अलावा मैं भी हूँ। इसलिए उसने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली और अंदर मेरी ओर आने लगा। मैं जल्दी से उन कटे हुए सिरों के बीच में आकर छिप गया। वो अंदर आया और उसने कुल्हाड़ी इधर उधर हवा में चलानी शुरू कर दी। मुझे लगा अब मैं गया, पर शायद मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए अब तक मैं बचा हुआ था। मैंने चुपचाप उसके घर से जाने का इंतजार किया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो स्कोंदोकाता सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला गया, और मैंने फायदा उठाया इस चीज का और जल्दी से दबे पांव बाहर की ओर निकलने लगा। मैं चुपचाप घर से निकल तो आया, पर इतने में पीछे से किसी ने मेरे सिर पर कुछ दे मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मैं वहीं उन्हीं कटे हुए सिरों के पास गिरा हुआ था। लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, पर एक अच्छी बात थी, मेरी जेब में एक चाकू था, जो मैंने जल्दी से निकाला और अपने हाथ पैर छुड़ाए। मैं जल्दी से फिर से उठा और इस बार अच्छे से उस शैतान को देखकर, और फिर वहां से मैंने दौड़ना शुरू किया। तभी मुझे आवाज आई मेरे घर से बाहर निकलते ही किसी और के निकलने की, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं बस भागता ही रहा। मेरे कदम जहां जा रहे थे मैं उसी ओर भागता रहा, बस भागता रहा। और भागते भागते मैं एक पटरी पर जा पहुंचा और सामने बत्ती भी जलती नजर आई। मैं समझ गया कि वो या तो कोई स्टेशन या फिर कोई कैबिन होगा। और तभी मेरे पैर पटरी में से फंस गए, और जिस वजह से मैं वहीं पर मुंह के बल गिर पड़ा। तभी सामने से मुझे वही स्कोंदो काता आता हुआ दिखा। मैं समझ गया कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। कि तभी एक ट्रेन का हॉर्न मेरे कानों में पड़ने लगा, और तब मुझे शर्मा की कही हुई हिदायत याद आने लगी कि स्कोंदो काता ट्रेन से बहुत डरता है। वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेन से ही कटकर शैतान का रूप लेता है। और वही सच हुआ। ट्रेन के पास आते ही वो स्कोंदो काता गायब हो गया, और मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने गौर किया वो एक मालगाड़ी थी और उसकी रफ्तार भी बहुत धीमी थी, जिस वजह से मैं उसी मालगाड़ी के सबसे आखिर की बोगी में चढ़ गया। मेरे सिर पर चोट गहरी होने की वजह से मैं वहीं बेहोश तो हो गया, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं एक अस्पताल में हूँ। और वहां से मुझे पता चला कि वो ले आए ट्रेन के लोको पायलट उन्होंने मुझे अपनी इंसानियत का सबूत दिया, और मेरे घर वालों और मेरी बटालियन को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे सब लोग मेरे पास पहुंच गए थे। और फिर अगले दिन जब मेरे को घर लाया गया तो मैंने सबको अपनी आप बीती बताई। और कुछ दिन बाद जब मैं ड्यूटी पर ज्वाइन की मैंने, और वहां जाकर मुझे पता चला कि शर्मा भी उसी रात से गायब है जिस रात मैं अस्पताल पहुंचा था। उसके बाद मैंने उस घर को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो घर और ना ही शर्मा मुझे कभी कहीं मिला। और दोस्तों, आज भी यह एक रहस्य ही बना हुआ है कि उस रात जो हुआ वो एक सच था या कोई रहस्य, ये एक सवाल ही बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। और दोस्तों, कुछ दिनों से हम आप सबके लिए कोई भी घटना ना ला सके, उसका हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे। और दोस्तों, देखते रहिए
हॉरर स्टोरीज 30